हेलो एवरीवन। सो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में मुझे बात करनी है, और वो टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में अभी भारत में बहुत चर्चा है। ये मैं बताता हूँ कि आपने कुछ टाइम से नोटिस किया होगा कि ये इथेनॉल, फिर आपके क्या कहते हैं रशियन तेल खरीदने के चक्कर में जो टैरिफ लग रहा है, इस पे बहुत ड्रामा हो रहा है। एंड हमारे रोड कंडीशंस भी ऐसे कुछ खास तो है नहीं कि ये ड्रामा हम लोग सह भी ले अभी। बट एक इन सब चीज़ों में एक जितने भी कार बायर्स हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि दोस्त गाड़ी खरीदे तो खरीदे क्या। अब जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा दिक्कत है, बिकॉज 15 साल में तो उनकी गाड़ियाँ वैसे ही स्क्रैप पे जा रही हैं, और डीजल पे तो 10 साल का बैन लगा हुआ है। बैन मतलब 10 साल के बाद आपका बैन लग जाएगा। अभी सवाल आता है कि अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो गाड़ी खरीदे तो खरीदे क्या, कैसे। सरकार ने अब जीएसटी में रिफॉर्म्स लेके आ रही है, जिसमें और ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि गाड़ी खरीदे तो खरीदे कब। सो आपका इथेनॉल हो गया, आपका जीएसटी हो गया। अगर आप दिल्ली ऐसे शहर में रहते हो जहाँ पे डीजल पे बैन लगा हुआ है, तो आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। मोटा मोटी फ्यूचर ऐसा दिख रहा है कि फ्यूचर में ईवी ही ईवी है। हाँ, ईवी। बट अगर देखा जाए तो ईवी जो है वो टोटल कार सेल्स की सिर्फ 2% है आज की डेट में, जो कि मतलब जिससे ये समझा जाता है कि हर 100 में से 2 गाड़ियाँ ईवी बिक रही है। बट अगर आप ओवरऑल लेवल पे देखो तो ईवी अभी भी बहुत कम है। एक ऐसा देश जहाँ पे आज भी गाड़ी सिर्फ 7 से 10% जनता के पास है, और गाड़ी खरीदी ही ज़्यादातर 10 लाख के नीचे के प्राइस ब्रैकेट में जाती है। वहाँ पे ईवी को आप फ्यूचर मानोगे तो उस फ्यूचर को आने में कितना समय लगेगा। समय लगेगा ना, मतलब हम चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा एक और प्रॉब्लम है ईवी फ्यूचर में, दैट कि सारा का सारा पार्ट जो है ईवी बनाने के लिए वो चाइना से ही आता है। आपका लिथियम से शुरू करके बैटरी हो गया, आपके कंपोनेंट्स हो गए, पार्ट्स हो गए, चाइना से मंगाए जाते हैं, इंडिया में असेंबल किया जाता है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बट वो होता चाइनीज़ ही है पीछे से, कि हमने किसी चाइनीज़ कंपनी को अच्छा खासा पैसा, मोटा पैसा पहले पकड़ा दिया है, एंड देन उसको आके इंडिया में रीपैकेजिंग करके हम उसको बेच देते हैं। हाँ, अगर 100% गाड़ी इंडियन ना, चाइनीज़ ना भी हो, बट काफ़ी हद तक जो उसका मेजर पार्ट रहता है, जो बैटरी और उसके कंपोनेंट्स है, वो चाइनीज़ ही होते हैं। एंड चाइना में डोमिनेंस है ईवी की, मतलब वो लोग ईवी टेक्नोलॉजी जी में बाकी लोगों से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। एंड अब पूरी दुनिया उन पर डिपेंडेंट है। इस केस में फ्यूचर ईवी नहीं हो सकता है। फ्यूचर ईवी होगा अगर चमत्कार हो जाए, आशीर्वाद आ जाए भगवान का। फ्यूचर ईवी नहीं हो के क्या होगा, मेरे हिसाब से फ्यूचर हाइब्रिड होना चाहिए, या ये करवाया जा सकता है अगर गवर्नमेंट जिस हिसाब से ईवी पे इंसेंटिवाइजेशन पे फोकस कर रही है, हाइब्रिड व्हीकल पे भी फोकस करे। आने वाले टाइम में इथेनॉल की मात्रा पेट्रोल में बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी उसके लिए। एंड क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस को लोगों की पड़ी नहीं हुई है, वो नए नए आपको एमिशन नॉर्म्स भी थोपते जाएंगे आप पे। आने वाले टाइम में एनीवेज आपको आपकी गाड़ी के अंदर इथेनॉल ज़्यादा मिलेगा, पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, एंड क्या कहते हैं किसान का भला होगा, पर आम आदमी का नुकसान ही होने वाला है। तो इस केस में दो चीज़ है, आप गाड़ी जो खरीदने वाले हो आगे चल के, वो गाड़ी आपके लिए एक यूज़ एंड थ्रो एसेट होगा। वो ज़माने चले गए जब लोग सोचते थे कि मतलब मैं गाड़ी खरीदूँगा एंड वो गाड़ी रीसेल हो जाएगी, उससे अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, एंड उससे मैं नई गाड़ी खरीदूँगा। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि सरकार तो रीसेल मार्केट ख़त्म ही कर देगी। इतने नॉर्म चेंजेस आएंगे, इतने चीज़ें बदलती रहेंगी कि कार कंपनीज़ का भी कैचअप करना बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो आगे चल के मुझे ऐसा लगता है कि हर कार कंपनीज़ को फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स एंड हाइब्रिड पे फोकस करना पड़ेगा। हाइब्रिड पे फोकस इसीलिए बिकॉज अगर हाइब्रिड्स आपका 100% पेट्रोल डिपेंडेंसी नहीं, अगर आपका 50% तक भी अगर पेट्रोल डिपेंडेंसी ऑन मीन्स का योर डिपेंडेंसी टू ट्रैवल ऑन पेट्रोल अगर कम कर सकती है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है।
एनीवेज आपकी डिमांड जो है एटलीस्ट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए तो ना, मतलब मैं नहीं बता सकता, बट एटलीस्ट डोमेस्टिक व्हीकल्स जो हमारे पैसेंजर व्हीकल्स हैं जो हम लोग लेके चलते हैं, उन पे अगर हम पेट्रोल की डिपेंडेंसी ओवर द टाइम कम कर सकें तो वो बेहतर होगा। एंड ईवी फ्यूचर में भी अगर कोई ये सोच रहा है कि मतलब आज मैं ईवी खरीद लेता हूँ, ईवी की रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, तो भाई साहब ईवी पे आप हमेशा 4-5 लाख रुपए ज़्यादा ही दे के उस गाड़ी को घर लेके आते हो। उसके ऊपर से एक और क्वेश्चन ये भी आता है ईवी में, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, कि ईवी घर पे चार्ज करने पे ही सस्ती पड़ती है, बाहर चार्ज करोगे तो ऑलमोस्ट पेट्रोल के बराबर ही पड़ जाती है। हाँ, तीसरा ये है कि आज आपको घर पे आप चार्ज कर रहे हो तो सरकार आपको कुछ अलग से नहीं बोल रही कि भाई साहब हम आपको कमर्शियल रेट्स नहीं लेंगे, कुछ अलग नहीं लेंगे। कल को जब ईवी गाड़ियाँ बनने लगेगी तो सरकार उस पर भी कोई नियम लेके आ जाएगी कि अगर आप घर घर पे आप ईवी चार्ज कर रहे हो तो आप वो मीटर के साथ कोई बक्सा लगा लो जिससे हमें पता चल जाए कि वो ईवी ईवी व्हीकल है, ठीक है, आप चार्ज कर रहे हो, और उसके अलग रेट्स लगा देगी वो आप पे। हाँ, और वो आगे चल के ऐसा नहीं है, ईवी जब पॉपुलर होने लगेगी तो वो टैक्स इंसेंटिव भी कम कर देगी, बिकॉज भाई अपने जेब का पैसा जा रहा है ना। रोड टैक्स आज की डेट में कई सिटीज़ में माफ़ है ईवी पे। तो आप अगर सोचो तो हर कार कंपनीज को अभी एटलीस्ट उनके जो हाइब्रिड टेरेन है बाहर से, उनको इंडिया में लाना चाहिए, या फिर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं, एटलीस्ट ऑप्शन देना चालू करना चाहिए, या फिर एग्जिस्टिंग व्हीकल्स में इंजन को चेंज करके कुछ तो उनको नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। क्योंकि हाइब्रिड में एटलीस्ट हमारी फ्यूल डिपेंडेंसी तो कम होगी ही होगी, प्लस वो देश के ओवरऑल इम्पोर्ट्स में भी असर डालेगा। प्लस कार कंपनीज को मैं दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ फ्लेक्स फ्यूल्स पे काम किया जाए। इथेनॉल की मात्रा बढ़ने वाली है आगे चल के, एंड अगर इथेनॉल बढ़ेगा एंड वो देश के हित में ही हो रहा है सब कुछ, तो एटलीस्ट लोगों की गाड़ियाँ कंपैटिबल हो। तो एंड इंश्योरेंस कंपनीज को मैं दरख्वास्त दूंगा कि भाई साहब अगर आप प्रॉफिटेबल हो, पैसा बना रहे हो, ठीक है, तो आई गेस आपको इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए लोगों के प्रति कि हम अगर आप डलवा रहे हो इथेनॉल तो हम आपको वो क्या कहते हैं, आपके क्लेम्स सेटल नहीं करेंगे। भाई साहब अब अपने पास चॉइस थोड़ी ना है, हम थोड़ी ना चाहते हैं कि अपनी गाड़ी खुद से ख़राब करें। भाई हम तो मजबूर है, अब मजबूरी का फ़ायदा सब उठाते हैं, बट एटलीस्ट आपको आपको तो हम प्रीमियम भी दे रहे हैं ना। कितने सालों की प्रीमियम मेरी जाती है, उसके बाद भी मतलब ऐसा हो जाता है कि इंश्योरेंस हम क्लेम ही नहीं करते हैं। छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते हैं। मैं अपना एक ख़ास एग्जांपल बताता हूँ। हाँ, मेरी गाड़ी में थोड़ा इशू आ गया था कि मेरी गाड़ी 12 साल पुरानी हो गई है, बम्पर इधर उधर से कभी कभार लगा है, ठुका है, हाँ टूटा है, हल्का हल्का टूट चुका है एक आध जगहों पे, ठीक है। पर क्या कहते हैं, अब मैंने अपने घर पे बोला कि ऐसा करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, एंड बम्पर मतलब हुआ भी था कि किसी ने दिल्ली में पीछे से आके मेरी गाड़ी को, खड़ी गाड़ी को ज़बरदस्त तरीके से ठोकर मारी। हाँ, वो तो अच्छा था कि ड्राइवर ने ब्रेक भी मारा था तो इम्पैक्ट कम था, तो पीछे से मेरा जो बम्पर था वो ऑलमोस्ट घुस चुका था अंदर। हाँ, बम्पर वाला हिस्सा जो प्रोटेक्शन के लिए आता है। बट देन ऑल्सो मेरे फैमिली में जब मैंने बोला कि ये काम करना है, इसमें अगर मैं अपने क्या कहते हैं, मैं कार मैन्युफैक्चरर के पास जाऊंगा, उसके इतने प्राइसेस आएंगे एंड इंश्योरेंस पे ये 50% कवर हो जाएगा, तो मेरे घर वालों ने बोला कि अरे बाहर से तो और सस्ते में हो जाएगा, तू बाहर से करवा ले। सो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फ्यूचर जो है, ठीक है, वो ईवी 100% नहीं हो सकता, वो आपका हाइब्रिड फ्लेक्स फ्यूल विथ ईवी होगा। सो इस बात का सबको ध्यान रखना चाहिए। आई होप दैट ये वीडियो लोगों तक पहुँचे, गवर्नमेंट तक पहुँचे, एंड इसको थोड़ा सपोर्ट मिले। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग टिल द एंड, एंड जय हिंद।